इस हफ्ते के एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष वोरा और इस वीडियो में हम पिछले हफ्ते रिलीज हुए की मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखेंगे और उनके इम्पैक्ट को बारीकी से एनालाइज करेंगे। अब सबसे पहले तो आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते हमने डिस्कस किया था कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उसने अपना रेपो रेट 6.5% पे रखा। इनफैक्ट फरवरी 2023 से लेके अभी तक रेपो रेट 6.5% ही है। सितंबर में यूएस की फेडरल रिजर्व ने अपना की इंटरेस्ट रेट जो है, जिसको बोलते हैं फेडरल फंड्स रेट, उसको 0.5% से घटाया था। और ग्लोबली अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 130 कंट्रीज है जिन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट कम किया था 2024 में, और उसके सामने सिर्फ 21 कंट्रीज है जिन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है। तो नेचुरली आरबीआई के ऊपर भी प्रेशर था कि वो अपना इंटरेस्ट रेट कम करे, लेकिन आरबीआई ने ऐसा किया नहीं। और इसका रीजन देते हुए आरबीआई ने ये बताया अपने मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में कि लास्ट ईयर सितंबर में, यानी कि सितंबर 2023 में इंडिया में इन्फ्लेशन कंपैरेटिवली काफी लो था, और इस लो बेस के कारण हो सकता है कि इस साल सितंबर 2024 में इन्फ्लेशन ऑप्टिकली हाई दिखे, क्योंकि इन्फ्लेशन ईयर ऑन ईयर कंपेयर होता है। तो सितंबर 2023 के कंपैरिजन में लो बेस के कारण इस साल हो सकता है सितंबर 2024 में इन्फ्लेशन कंपैरेटिवली हाई दिखे। और आई थिंक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी सही थी, क्योंकि पिछले हफ्ते इन्फ्लेशन का फिगर रिलीज हुआ सीपीआई इन्फ्लेशन का इंडिया में, और वो आया है 5.49, ऑलमोस्ट 5.5%। आपको याद होगा कि अगस्त में भी सीपीआई इन्फ्लेशन था 3.65%। अब आरबीआई का मैंडेट क्या है, आरबीआई का टारगेट क्या है इन्फ्लेशन को लेके, वो है 4% प्लस और माइनस 2%, यानी कि 2 से लेके 6% के बीच में उनको इन्फ्लेशन रखना है। अगर वो 2 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन नहीं रख पाए तो उनको गवर्नमेंट को एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, रिपोर्ट देना पड़ेगा कि क्यों वो फेल हुए इन्फ्लेशन को इस रेंज के बीच में रखने से। तो 5.5% इवन दो वो 2 से 6% के बीच में है, आरबीआई के कंफर्ट जोन के अंदर है, लेकिन वो ये रेंज के हायर साइड पे है, तो इन्फ्लेशन थोड़ा सा हाई आया है। अब ये हाई क्यों आया है? वेल, इसका रीजन ये है कि फूड इन्फ्लेशन सितंबर में बहुत बड़ा है, वो बड़ा है बाय 9.2%। अब अगस्त में अगर आप देखो तो फूड इन्फ्लेशन 5.6% से बढ़ा था, और लास्ट ईयर सितंबर में आप देखो, सितंबर 2023 में, तो वो 6.6% से बढ़ा था। तो 6.6% के ऊपर 9.2% और बढ़ा है फूड इन्फ्लेशन इस सितंबर में, तो ये नेचुरली बहुत हाई है। इनफैक्ट फूड इन्फ्लेशन अगर आप देखो तो नवंबर 2023 से लेके जून 2024 में 7% के ऊपर ही रहा है। जुलाई और अगस्त में थोड़ा कम हुआ था, लेकिन नवंबर से लेके जून तक अबाउ 7% ही रहा है फूड इन्फ्लेशन। फूड इन्फ्लेशन हाई क्यों है? वेल, इसका रीजन है वेजिटेबल प्राइसेस। वेजिटेबल के जो प्राइसेस है वो 36% बढ़े हैं ईयर ऑन ईयर इस सितंबर में। और वेजिटेबल्स में भी आप देखो तो आलू है, टमाटर है, अनियंस है, इनके प्राइसेस सबसे ज़्यादा बढ़े हैं। अब क्यों बढ़े हैं वेजिटेबल के प्राइसेस? वेल, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्रों में या तो रेनफॉल ज़्यादा हुआ है या फिर फ्लडिंग आई है। गुजरात में देखो या साउथ बंगाल में देखो तो फ्लडिंग आई है, जिसके कारण काफ़ी सारे क्रॉप्स डैमेज हुए हैं। महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इन सारे क्षेत्रों में एक्सेस रेनफॉल हुआ है, जिसके कारण काफ़ी सारे वेजिटेबल्स डैमेज हुए हैं। फूड इन्फ्लेशन के कारण ओवरऑल हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो इस सितंबर में बढ़ा है, और आई थिंक आरबीआई ने अच्छा किया कि रेट घटाई नहीं, स्पेशली गिवन द फैक्ट कि आरबीआई इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके भी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है। आरबीआई के प्रोजेक्शन के हिसाब से इस साल यानी कि FY 2025 का इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ इंडिया का 7.2% रहना चाहिए, तो ये काफ़ी अच्छा है। और इनफैक्ट आरबीआई क्या करती है कि हर क्वार्टर का जीडीपी ग्रोथ का प्रोजेक्शन निकालती है। तो FY 25 यानी कि इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर का लास्ट क्वार्टर जो है, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च 2026, इसका प्रोजेक्शन पहले आरबीआई ने निकाला था 7.2% जीडीपी ग्रोथ का। इसको रिवाइज करके आरबीआई ने प्रोजेक्शन बढ़ा दिया है एट 7.4%। तो आरबीआई इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है। तो ग्रोथ ज़्यादा है और इन्फ्लेशन भी ज़्यादा है, तो आरबीआई के पास इनफ रीजंस नहीं है कि वो इंटरेस्ट रेट कम करे। अब आज है अक्टूबर 20 और नेक्स्ट मंथ में जो भी हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर्स आएंगे, वो इंडिकेटर्स को देख के आरबीआई डिसाइड करेगी, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करेगी कि इंटरेस्ट रेट अनचेंज रखना है या कम करना है। अब अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल 6 मेंबर्स होते हैं, राइट। 6 मेंबर्स में से 3 एक्सटर्नल मेंबर्स होते हैं, यानी कि 3 मेंबर्स ऐसे होते हैं जो आरबीआई में नहीं होते,
और 3 इंटरनल मेंबर्स होते हैं आरबीआई के। 3 एक्सटर्नल मेंबर्स जो होते हैं वो इकोनॉमिक्स या फाइनेंस के एक्सपर्ट्स होते हैं, और 3 इंटरनल मेंबर्स जो है उसमें से एक तो होते हैं आरबीआई के गवर्नर, दूसरे होते हैं डेप्यूटी गवर्नर, और तीसरे होते हैं एक आरबीआई के ऑफिशियल जिनको आरबीआई के गवर्नर खुद अपॉइंट करते हैं, राइट। 3 जो एक्सटर्नल मेंबर्स होते हैं उनका टेन्योर होता है, जो पोजीशन है वो 4 साल में उनका टेन्योर एक्सपायर होता है। तो इस बार मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग जब थी 9 अक्टूबर को, उसके पहले ही ये 3 एक्सटर्नल मेंबर्स का टेन्योर एक्सपायर हुआ 4 साल का, और नए 3 मेंबर्स इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में अपॉइंट हुए। अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट करता है गवर्नमेंट। अब मोस्ट रिसेंट मॉनेटरी पॉलिसी मीट में नहीं, लेकिन उसके पहले जो मीटिंग हुई थी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, उसमें जो 3 एक्सटर्नल मेंबर्स है उसमें से 2 ने वोट किया था इंटरेस्ट रेट घटाने के लिए। नए जो मेंबर्स आए एक्सटर्नल मेंबर्स मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, उसमें से सिर्फ एक ने वोट किया है इंटरेस्ट रेट घटाने के लिए। तो इसका मतलब यह है कि टोटल 5 मेंबर्स ने वोट किया इंटरेस्ट रेट अनचेंज रखने के लिए, और सिर्फ एक मेंबर ने वोट किया इंटरेस्ट रेट घटाने के लिए, और लास्ट मीटिंग में 2 मेंबर्स ने वोट किया था इंटरेस्ट रेट घटाने के लिए। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इस बार जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उनका बायस थोड़ा सा हॉकिश है। हॉकिश यानी कि इंटरेस्ट रेट को थोड़ा सा टाइट रखना, लूज ना जाने दे, इंटरेस्ट रेट को इजीली कम ना कर दे, ये उनका बायस है इस बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। तो ये हो गए इंटरेस्ट रेट की, आरबीआई की और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात। तो अब बात करते हैं पेट्रोलियम कंजम्पशन की। अब इंडिया में पेट्रोलियम कंजम्पशन आप देखो तो सितंबर महीने में 2% से घटा है, अगस्त में भी ऑलमोस्ट 1.6% से घटा था, और जुलाई में ये 11% से बढ़ा था। तो आप जान सकते हैं कि पेट्रोलियम कंजम्पशन कितना कम हो रहा है। साथ साथ डीजल कंजम्पशन भी ऑलमोस्ट 1.6% से डिक्लाइन हुआ है, और एलपीजी कंजम्पशन भी 2% से गिरा है। तो पेट्रोलियम कंजम्पशन काफी वीक चल रहा है इंडिया में। अब कार्गो के थ्रूपुट की बात करें। कार्गो थ्रूपुट क्या है? इंडिया के पोर्ट्स में कितना कार्गो अनलोड और लोड हो रहा है ये बताता है कार्गो थ्रूपुट। तो वो काफी स्ट्रॉन्ग चल रहा है। सितंबर महीने में कार्गो थ्रूपुट ऑलमोस्ट 6% ईयर ऑन ईयर से बढ़ा, और अगर ई वे बिल्स की बात करें तो वो 20% ईयर ऑन ईयर से बढ़ा। अब ई वे बिल्स है क्या? कोई भी गुड्स को अगर ट्रांसपोर्ट करना है, सप्लाई करना है, मूव करना है, चाहे इंटर स्टेट हो या इंट्रा स्टेट हो, तो इस पे ट्रांसपोर्टर्स को ई वे बिल जनरेट करना पड़ता है। ई वे बिल बेसिकली ये बताता है गवर्नमेंट को कि ये ट्रांसपोर्टर्स ने इन गुड्स पे टैक्स भरा है या नहीं, जीएसटी भरा है या नहीं। तो अगर ई वे बिल ज्यादा जनरेट हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि शायद कंजम्पशन बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रहे हैं, इसीलिए गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं फ्रॉम द सेलर टू द बायर। तो ई वे बिल ज्यादा जनरेट हो रहा है तो एक पॉजिटिव साइन है कंजम्पशन के लिए। और आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में हमने ऑटो की सेल्स की बात की थी, और हमने डिस्कस किया था कि पैसेंजर व्हीकल्स और एसयूवीज जो है उनका सेल 19% ईयर ऑन ईयर से घटा था। टू व्हीलर का सेल ऑलमोस्ट 9% ईयर ऑन ईयर से घटा था। इसका रीजन ये था कि सितंबर में पितृपक्ष का पीरियड था, और पितृपक्ष में काफी हिंदूज जो है वो बड़ी परचेजेस, बिग टिकट परचेजेस जो है उसको डिले करते हैं, डिफर करते हैं। लेकिन ई वे बिल्स शायद बढ़ना, ये शायद एक संकेत है कि अक्टूबर में हो सकता है कि ऑटो सेल्स रिबाउंड हो सकते हैं। तो ये हो गया ई वे बिल्स की बात। अब लास्टली हम यूपीआई ट्रांजैक्शन की बात करें तो यूपीआई में सिचुएशन कुछ ऐसी है कि गूगल पे और फोन पे ये दोनों की डुओपॉली हो गई है। पेटीएम की अगर आप बात करो तो पेटीएम का मार्केट शेयर सितंबर 2024 में सितंबर 2023 की कंपैरिजन से 50% घटा है। सितंबर 2022 में अगर आप देखो तो पेटीएम का मार्केट शेयर 15% हुआ करता था, वो कम होके सितंबर 2024 में 7% हो गया है। और इसका रीजन मेजर ये है कि रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस पेटीएम पे लास्ट 2 इयर्स में बहुत बढ़े, बिकॉज ऑफ डेटा प्राइवेसी, डेटा सिक्योरिटी, केवाईसी कंप्लायंस एंड व्हाट नॉट, राइट। तो पेटीएम का मार्केट शेयर बहुत कम हो गया है, लेकिन गूगल पे और फोन पे इन दोनों का कंबाइंड मार्केट शेयर अगर आप देखो तो वो 2022 में 80% हुआ करता था। अब 2 साल बाद सितंबर 2024 में बढ़ के 86% हो गया है। तो ऑलमोस्ट 86% मार्केट शेयर यूपीआई ट्रांजैक्शन में सिर्फ 2 कंपनी का रह गया है। तो ये हो गया पेटीएम, फोन पे और गूगल पे की बात। ये 3 का सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है। 4th अगर आप देखो मार्केट शेयर में तो वो है क्रेड का यूपीआई में, और 5th सरप्राइजिंगली है येस बैंक का। येस क्रेड का मार्केट शेयर यूपीआई में है ऑलमोस्ट 1%, और येस बैंक का यूपीआई में मार्केट शेयर है ऑलमोस्ट 0.5%। अब एनपीसीआई का एफर्ट ये रहता है
कि कोई भी कंपनी का मार्केट शेयर यूपीआई ट्रांजैक्शन में 30% से ज़्यादा ना रहे। लेकिन आई थिंक ये अभी तो हाल में पॉसिबल है नहीं, क्योंकि यूपीआई के क्षेत्र में सिर्फ 2 कंपनी का डुओपोली है। आगे जाके देखते हैं कि कंपटीशन बढ़ती है या नहीं। लेकिन इस हफ्ते के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीक विद सम मोर इंटरेस्टिंग मैक्रो इकोनॉमिक डेटा। अंटिल देन, हैव अ ग्रेट वीकेंड।